गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग थोड़ी देर से, क्योंकि आज ऐप में मैं ही नहीं लॉगिन कर पा रहा था। तो जब ऐप में अगर मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं लाइव हूँ नहीं हूँ। तो खैर लाइव तो हो गया हूँ मैं, लेकिन अभी आप लोगों का चैट नहीं आ पा रहा है। सो चैट वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो आई जस्ट होप कि लाइव चैट थोड़ी देर में अपलोड हो जाए। सो और अगर सपोर्ट के लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अब लगभग 10 मिनट लेट हो गए हैं। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। कल हमने एनर्जी वाली टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो एनर्जी वाले टॉपिक में नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट जो कि हमें करना है। कल एनर्जी वाले टॉपिक का पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर हो गया था। उस पीडीएफ में काफी कुछ एडिशनल बातें आपको मिलेंगी, लेकिन जीएस के लिए अपने होराइजन को थोड़ा ब्रॉड करने के लिए उन चीजों को भी पढ़ना जरूरी है। कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि आपको जरूरत से ज्यादा ओवरलोड ना किया जाए, बट एट द सेम टाइम काम की जितनी सारी चीजें हैं वो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। तो काम की जो बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं जो सिर्फ फैक्चुअल हैं लेकिन आपके पास होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें उस पीडीएफ में होती हैं। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि मेरी क्लासेस के बाद आपको अपडेट के अलावा और किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए। अभी भी आपका चैट नहीं दिख रहा है मुझे, तो चैट में जाहिर है कि अब तक आप में से बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग भेज चुके होंगे, और सब लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि हम लोग एनर्जी का टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे जाने के लिए तैयार हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के नजरिए से, दोनों ही पीटी और मेंस के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। और दिलचस्प बात यह है कि सिलेबस में उसका जिक्र आता नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन सिलेबस में जिक्र नहीं आता, लेकिन क्वेश्चंस उस पे पूछे जाते रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सिलेक्टिव हो करके, लेकिन हमें क्वेश्चंस की तैयारी, उन थीम्स की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं डिफेंस टेक्नोलॉजी की, रक्षा प्रौद्योगिकी की। यहां पर एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रक्षा प्रौद्योगिकी पे, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जितने मटेरियल हैं या जितनी बुक्स हैं, हालांकि बुक्स बहुत अच्छी तो है नहीं, लेकिन जितना भी मटेरियल है, जितने भी बुक्स हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं ये बुक्स और ये मटेरियल वो रक्षा वाले पार्ट में बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चले जाते हैं। जो चीजें नहीं करनी है वो भी आपको करके दे देते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि एक स्टूडेंट कंफ्यूज सा रह जाता है कि इतना कुछ हमें करना है। सच्चाई ये है कि अगर आप रक्षा टेक्नोलॉजी के अगर क्वेश्चंस को स्कैन करिए, और लास्ट के 25 इयर्स के क्वेश्चन को मैंने स्कैन किया है, 5 इयर्स नहीं, 10 इयर्स नहीं, 15 इयर्स नहीं, 25 इयर्स के क्वेश्चन को मैंने स्कैन किया है, उसको प्रॉपर डेटाबेस में अरेंज करके एनालाइज किया है। तो मैंने जो समझा पिछले 25 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद, कि क्वेश्चंस बेसिकली 4 एरिया से आते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस कहीं और से डिफेंस पे नहीं आता। पहले 2008 के पहले डिफेंस हमारे सिविल सर्विस के मेंस के सिलेबस में मेंशन होता था। 2008 में सिलेबस के चेंज के दौरान डिफेंस हट गया। फिर 2011 में हमारा सिलेबस चेंज होता है, और फिर जीएस के नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ जाते हैं वगैरह। लेकिन बावजूद उसके आप देखेंगे कि डिफेंस एज अ टॉपिक वो सिलेबस में मेंशन नहीं रहता। जो एक बार 2008 में हटा, उसके बाद ये हटा रह गया। क्वेश्चंस आते रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस का बेस हमेशा ही या तो करंट में होता है, तो यूपीएससी उसको जस्टिफाई कर सकती है कि करंट का नॉलेज तो होना एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपसे करंट का कोई डिफेंस का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए था। कई बार करंट के बेसिक में जाकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन उसका भी कोरिलेशन करंट से है, तो वहां भी यूपीएससी अपने हिसाब से कह लो कि जस्टिफाइड है। हमें देखना क्या है कि रक्षा में कौन से वो 4 पिलर हैं जहां से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। 2 क्लासेस का रहेगा, तो ये पार्ट 1 है।
हमारा। हिंदी में इसी को हम रक्षा प्रौद्योगिकी का नाम देते हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे कि 4 इसके पिलर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पिलर जिस पे समय समय पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो है न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब कि नाभिकीय अस्त्र। दूसरा मिसाइल्स एंड मिसाइल डिफेंस। मिसाइल डिफेंस एक नया एडेड डायमेंशन है, क्योंकि एक वक्त था कि इंडिया के पास मिसाइल डिफेंस जैसी कोई चीज नहीं होती थी। आज है कि इंडिया ने ना सिर्फ अपना मिसाइल डिफेंस डेवलप किया है, बल्कि मिसाइल डिफेंस डेवलप करने के अलावा इंडिया ने इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी इंस्टॉल किया है इंपोर्ट करके, और रशिया का ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल किया है, जिसको लेकर अमेरिका को काफी अच्छी खासी ऑब्जेक्शंस थी। लेकिन खैर इंडिया ने रशिया के साथ भी ये डील किया और इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के साथ भी इंडिया ने डील किया। आयरन डोम सिस्टम दिल्ली के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हालांकि अभी इजराइल और हमास के बीच, और खास तौर पे जो हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था, उस समय आयरन डोम सिस्टम की लिमिटेशन पूरी दुनिया ने देखी कि अगर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में रॉकेट्स फायर किए जाएं तो आयरन डोम सिस्टम उतनी तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से पागलों की तरह हजारों रॉकेट मतलब 1 घंटे के अंतराल में डाल फेंक देगा आपकी तरफ। किसी ने सोचा नहीं था। तो आयरन डोम की ये लिमिटेशन दिखती है। लेकिन इंडिया में जितने हमारे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको हम आयरन डोम के साथ प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। अभी पूरी तरह से आयरन डोम का डिप्लॉयमेंट हमारे सारे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे हुआ नहीं है, लेकिन नेशनल कैपिटल के ऊपर आयरन डोम सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुका है। तो मिसाइल डिफेंस एक नई डेवलपमेंट है जो कि पिछले 10-12 साल का डेवलपमेंट है, तो उतना भी नया नहीं है। लेकिन हाँ, मिसाइल डिफेंस भी अब एक एडेड टॉपिक हो गया है। तीसरा हमारा होता है रिसेंटली इन न्यूज टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के वो एस्पेक्ट जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। अब मान लो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसके नए नए वर्जन आ रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स उसका ऑर्डर कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। जब तेजस की बात करोगे तो कंट्रोवर्सी में थोड़ा रहा रफाल जेट की भी बात करनी होगी कि रफाल जेट में ऐसी क्या खासियत है कि इंडिया ने रफाल जेट को ही अडॉप्ट किया अपने एयरफोर्स के लिए। जब हमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने थे उस समय हमारे पास बहुत सारे दूसरे प्रपोजल भी थे, तो इसमें वो क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से हमने इन जेट्स का सिलेक्शन किया। इसी तरह से इंडिया के सबमरीन्स हैं, तो कितने हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, कितने हमारे सबमरीन्स ऐसे भी हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ही पनडुब्बी है, ये एक ऐसा सबमरीन है जो डीजल से नहीं न्यूक्लियर पावर से चलती है। फायदा ये होता है कि इस तरह की सबमरीन काफी दूर तक जा सकती है अंडर वाटर पेट्रोलिंग में, और वहां से पेट्रोलिंग करके वापस आ सकती है। काफी दूर जा करके भी वो वॉर में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अगर डीजल पावर्ड है तो उसको रिफ्यूलिंग के लिए वापस आना पड़ेगा, अगर न्यूक्लियर पावर्ड है तो ये काफी दूर तक जा सकता है। तो क्या हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है? अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है तो कितने हैं वगैरह। और जब हम न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से हमारा मतलब होता है कि वैसे सबमरीन जिनसे हम न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे सबमरीन जिनसे हम
न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी हमें हमारे नेवल एसेट्स की भी होनी चाहिए। इंडियन नेवी के जो एसेट्स हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, खासतौर पे एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब कि ऐसे हमारे फाइटर शिप जिन पे हम एयरक्राफ्ट को लैंड करा सकते हैं, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करा सकते हैं। बहुत पहले आईएनएस विक्रांत होता था, आईएनएस विराट भी हमारे पास रहा। तो हम देखेंगे कि हमारे नेवी के कुछ क्रिटिकल एसेट क्या हैं। नेवी वाले एसेट प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे सबमरीन वगैरह भी आ जाते हैं। करंट डेवलपमेंट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मिसाइल भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सबसे प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो पहले तीन हैं वो मेंस में भी उनसे क्वेश्चन पॉसिबल है। ये क्लियर हो गया अब आप लोगों का। तो जो हमारा फोर्थ है वो है सर्टेन इंपॉर्टेंट नेवल एसेट्स। तो ये जो है वो प्रीलिम एंड मेन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रीलिम और मेन, इसके कुछ एस्पेक्ट मेंस के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रीलिम एंड मेन दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लियर वेपन पे, जो हमारा फर्स्ट मेजर थीम है। अच्छा, आप लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया। ठीक है, चलो आप लोग लिख लो इसको। अच्छी बात है कि मैसेज भी अब आपका देख पा रहा हूं मैं। राधा, क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने ऑलरेडी टीम में खबर भिजवा दी है, और ऐसा नहीं है, ये खबर पहले भी थी, लेकिन जो टेक्निकल टीम के लोग हैं वो इस पर थोड़ा काम कर रहे हैं, जो ऐप डेवलपर्स वगैरह हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो प्लीज उतने वक्त तक थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए। ये आप लोगों ने लिख लिया? अच्छा, चैट आया है लेकिन थोड़ा सा फ्रीज हो गया है चैट। आगे चैट नहीं आ रहा। मुझे पता है कि इस बैच में चैट चलती रहती है, लेकिन चैट फ्रीज सा हो गया है। अब चलो, जो भी है। तो हम लोग अब न्यूक्लियर वेपन के टॉपिक पर आ गए हैं, और न्यूक्लियर वेपन में काफी कुछ हमें आज सीखना है, जो कि अगले लगभग 1.5 घंटे में हम सीखेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स। नाभिकीय अस्त्र। सबसे पहले देखना है हमें कि ये होते क्या हैं। दूसरा देखना है थोड़ी सी हिस्ट्री। फिर देखना है उसके बाद देखेंगे इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट्स। इंडिया अब तक कितने परमाणु परीक्षण कर चुका है? उसके बाद हम देखेंगे इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। परमाणु सिद्धांत हमारे क्या हैं? और लास्ट में हम देखेंगे एनपीटी, जिसको हम कहते हैं परमाणु अप्रसार
संधि। इस टॉपिक में इतनी चीजें हमें करनी है। उसके बाद इस टॉपिक से हमसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि जो कि हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि मेरी ऑडियो आप लोगों तक आ रही है। अभी कई लोगों का मैसेज फिर से आया है और मेरा वीडियो फिर से गायब हो गया था, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। तो चल, तो ये आप लोग लिख लो कि इसके अंदर हमें ये सारी चीजें बेसिकली करनी है। पहली दो टॉपिक्स बहुत आसान हैं, उसके बाद वाले जो हैं उन पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, थोड़ी सी अंडरलाइन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। राइट, अब हम आते हैं सबसे पहले कि परमाणु अस्त्र होते क्या हैं, मतलब व्हाट आर न्यूक्लियर वेपन्स। कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये समझा कि किसी भी तरह की जो एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं, और दो ही तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती हैं। या तो फिजन होगा, जिसमें कि एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे न्यूक्लियस को बनाएगा, या फिर फ्यूजन होगा, जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के एक बड़े न्यूक्लियस को बनाएंगे। दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन में एक बहुत बहुत बड़े क्वांटिटी में एनर्जी लिबरेट होती है। बहुत बड़े क्वांटिटी में ये एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी को आप कैप्चर करके इस पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करके आप न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कल हम ये टॉपिक देख रहे थे, लेकिन वो तब जबकि हम पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कंट्रोल में रख करके कंडक्ट करते हैं। कंट्रोल में रख करके कंडक्ट करना अभी तक हमारे लिए, साइंटिस्ट के लिए, सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए मुमकिन हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट में अभी हम बहुत पास नहीं हैं ना बहुत दूर हैं। एक्सपेरिमेंट में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हम कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर पाए। लेकिन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल है, और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से अब ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बन चुके हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, चाहे तो वो फिजन हो चाहे वो फ्यूजन, दोनों ही रिएक्शन के केस में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। और ये क्वांटिटी ऑफ एनर्जी और भी बड़ी हो जाती है अगर हम इसको एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। हमने क्या देखा था कि जब भी यूरेनियम ब्रेक होकर के बेरियम और क्रिप्टन बनाता है ना, तो हम देखते क्या है कि यहां पर हमें एक न्यूट्रॉन से प्रहार करना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में फिर 3 न्यूट्रॉन हमारे रिलीज भी होते हैं। करेक्ट। फिर हम क्या देखते हैं कि इन 3 में से 2 न्यूट्रॉन को हम स्लो डाउन करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगले रिएक्शन के लिए एक ही न्यूट्रॉन को अवेलेबल छोड़ते हैं। चेन रिएक्शन किस चीज को कहते हैं? जब एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अगले रिएक्शन को इनिशिएट कर दे तो उसको हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो कायदे से अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को देखें तो इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इनमें से 2 न्यूट्रॉन को हम एब्जॉर्ब करके इनएक्टिव कर देते हैं, और एक न्यूट्रॉन बस हम छोड़ देते हैं जो कि अगले यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये न्यूट्रॉन आकर के अब एक अगले यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा। फिर से बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन यहां से रिलीज होते हैं, और फिर 3 में से 2 को हम एब्जॉर्ब करके शांत कर देंगे, एक को अगले रिएक्शन में भेजेंगे।
लेकिन चूंकि एक न्यूट्रॉन को हम अगले रिएक्शन में भेज रहे हैं, तो ये भी एक तरह का चेन रिएक्शन है, लेकिन ये एक चेन रिएक्शन है जो कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। यहां पे हम डिसाइड करते हैं कि अगले रिएक्शन में कितने यूरेनियम को ब्रेक करना है। ये कंट्रोल्ड है, इसलिए इसकी एनर्जी आप एक मैनेजेबल तरीके से हार्वेस्ट कर पाते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल आप न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में करते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम माने कि इस पूरे रिएक्शन में अगर हम इन तीनों के तीनों न्यूट्रॉन को छोड़ देते एज इट इज, दो न्यूट्रॉन को मंद और एब्जॉर्ब नहीं करें, बल्कि तीनों के तीनों को हम अगले रिएक्शन के लिए अवेलेबल कर दें, तो अगले रिएक्शन में क्या होगा कि 3 यूरेनियम अब ब्रेक होंगे। पहले रिएक्शन में 1 यूरेनियम ब्रेक हुआ था, अगले रिएक्शन में 3 यूरेनियम ब्रेक होगा, तो 3 यूरेनियम के ब्रेक होने की एनर्जी निकलेगी। उसके बाद हर एक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और हर एक न्यूट्रॉन एक एक यूरेनियम को अगले रिएक्शन में ब्रेक करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगले रिएक्शन में 9 यूरेनियम ब्रेक होंगे, करेक्ट। उसके अगले में 27 यूरेनियम ब्रेक होने जा रहे हैं, सोच के देखो। उसके अगले में 81 यूरेनियम ब्रेक होने जा रहे हैं, उसके अगले में 243 यूरेनियम ब्रेक होने जा रहे हैं। ये कितनी एक्सपोनेंशियली एनर्जी रिलीज होगी। ये जो है वो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी लिबरेट होती है, और ये एनर्जी फिर यूजफुल एनर्जी नहीं रह जाती, क्योंकि इस एनर्जी को आप कैप्चर करके कुछ मीनिंगफुल और सेफ काम नहीं कर पाते। ये एनर्जी सिंपली रिलीज होती है और बहुत बड़े एनर्जी एक्सप्लोजन के साथ रिलीज होती है। इस एनर्जेटिक एक्सप्लोजन में शॉक वेव्स आते हैं, जिससे कि कई मीलों तक फैले हुए बिल्डिंग्स धराशायी हो जाएंगे। बहुत इमेंस हीट जनरेट होती है, जिससे कई मीलों तक लोग, पौधे, जानवर झुलस जाएंगे। आसपास की बिल्डिंगें जो हैं 1-2 मील के अंदर उनमें आग लग जाएगी, इस तरह की स्थिति। और इसके अलावा बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव मटीरियल आसपास के बहुत बड़े इलाके में स्प्रेड हो जाएगा। हवाएं चलती हैं तो रेडियो एक्टिव मटीरियल और भी दूर दराज के इलाके में उस विंड के साथ डिस्पर्स होता रहेगा। ये हालत हो जाती है। तो 3 चीजें होती हैं, कहीं भी न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड करता है। हालांकि न्यूक्लियर वेपन 1945 के अलावा थैंकफुली अभी तक कहीं भी एक्सप्लोड नहीं हुआ। 1945 के 6 अगस्त को हिरोशिमा पे अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था। ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा कभी भी किसी भी कंट्री ने किसी और कंट्री के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है, चाहे कितना भी गंभीर प्रोवोकेशन क्यों न रहा हो, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुए हैं। लोगों ने न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी है। पाकिस्तान करगिल वार के दौरान कहता था कि अगर इंडिया हमारी टेरिटरी में आया तो हमारे पास सारे विकल्प न्यूक्लियर सहित ओपन रहेंगे। रशिया ने यूक्रेन के मामले में कहा था कि अगर पश्चिमी शक्तियां यूक्रेन को सपोर्ट करने से रेजिस्ट नहीं करती, बाज नहीं आती, तो हमारे पास रशिया के डिफेंस के लिए सारे विकल्प ओपन हैं, हम उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी कोई न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री सारे विकल्पों की बात करता है, ऑब्वियसली उसमें वो न्यूक्लियर ऑप्शन की भी बात कर रहा होता है। लेकिन इन रियलिटी थैंकफुली 1945 के बाद कभी भी न्यूक्लियर वेपन किसी भी कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं किया गया है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन यूज हो तो ये 3 चीजें होती हैं जिनकी वजह से बहुत बड़े एरिया में बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़े नंबर में लोगों की जान जाती है। हिरोशिमा और नागासाकी को मिला करके विद इन 10 डेज 4 लाख लोगों की मौत हुई थी, जो कि रिकॉर्डेड है। उसके अलावा पता नहीं और कितने लोग उसकी वजह से डेथ के शिकार हुए, कितने जनरेशन तक लोग रेडियो एक्टिविटी के एक्सपोजर की वजह से डिफॉर्म्ड बच्चे पैदा करते रहे, कितने वक्त तक उस जगह की सॉइल, उस जगह की एयर, उस जगह की वाटर
न्यूक्लियर मटेरियल के साथ कॉन्टामिनेटेड रही, उसका कोई हिसाब नहीं है। एनीवेज, ये है न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन इज एन एक्सप्लोसिव डिवाइस दैट रिलीजेस immense amount of heat, very strong shock waves and radioactive material because of nuclear reaction. उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो क्या है ये कहानी, थोड़ी समझ में आ गई? ऐसे बम जिनके फटने से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब। ऐसे बम जिनके फटने से एक बहुत बड़ी मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा और रेडियोधर्मी पदार्थों को मुक्त किया जाता हो। अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की बात कर लें तो ये दो रूप में रिलीज होती है। पहला, बड़ी मात्रा में ऊष्मा, हीट, और दूसरा स्ट्रॉन्ग शॉकवेव। अगर हम रेडियो धर्मिता की बात करें तो इसमें रेडियोधर्मी नाभिक जैसे सीजियम, क्रिप्टन वगैरह, तो रेडियोधर्मिक नाभिक प्लस हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन। और कॉमन एक्सप्लोजिव्स की तुलना में इनकी विनाशकारी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जो मेरे हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, यहां से आप लिख लीजिए। जो इंग्लिश वाले हमारे स्टूडेंट हैं, मैं अब डिक्टेट करने जा रहा हूं, आप मेरे डिक्टेशन से इस चीज को लिख लीजिए। तो मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं सो दैट कि मेरे हिंदी वाले बच्चे इसको नोट कर सकें। इंग्लिश वाले बच्चे अब मुझे ध्यान से सुने और बोर्ड की तरफ ना देखें, सो दैट कि मैं डिक्टेट करूं और आप इसको लिख सकें। तो सवाल है, व्हाट इज अ न्यूक्लियर वेपन? Such bombs whose explosion, such bombs whose explosion releases an enormous quantity of releases an enormous quantity of nuclear energy, enormous quantity of nuclear energy in the form of heat and strong shock waves, in the form of heat and strong shock waves.
and also large quantities of radioactive substances, large quantities of radioactive substances. For example, radioactive nuclei, and neutrons. इसके नीचे लिखना, at the time of explosion, large quantities of ionizing radiations, are also released, such as gamma rays. हिंदी वाले बच्चे भी इसको लिखेंगे। नाभिकीय अस्त्रों के विस्फोट के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण भी उत्सर्जित होती है। बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण भी उत्सर्जित होती है, मुख्यतः गामा किरणों के रूप में। लिख लिया। शॉक वेव क्या होता है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग शॉक वेव क्या होती है? पहले शॉक वेव सीख लो, स्ट्रॉन्ग पता ही है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब हम शॉक वेव की बात करते हैं तो सबसे पहले सोचो कि आपने सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं, कांच वाली खिड़कियां हैं, सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं। नीचे रोड पे कोई अपने कार में बहुत तेज म्यूजिक बजाते हुए जा रहा है, तो आप देखोगे कि खिड़कियां जो हैं वो वाइब्रेट करने लगती है, वो कांच की खिड़कियां, और आपको ये डर होता है कि अगर बहुत ज्यादा नॉइज होगा तो ये क्रैक भी हो जाएंगे। तो वो शॉक वेव होता है। ठीक है, वो बहुत हाई डेसिबल साउंड की वजह से भी शॉक वेव क्रिएट होता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बिल्डिंग को गिरा दे, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि अगर पतले कांच की खिड़की होगी तो उसको वो क्रैक कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड शॉक वेव, राइट। तो न्यूक्लियर वेपन के शॉक वेव इतने स्ट्रांग होते हैं कि कई मील की दूरी तक में वो कह लो कि बिल्डिंग्स को एकदम फ्लैटन कर देती हैं। आगे चलते हैं। इनके विस्फोट का आधार बेसिस ऑफ एक्सप्लोजन, तो बेसिस ऑफ एक्सप्लोजन जो है वो है नाभिकीय रिएक्शंस। ये ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है कि दो ही तरह के हो सकते हैं, फिजन
और फ्यूजन। ठीक है, सो फिजन एंड फ्यूजन ये दो तरह की अभिक्रियाएं हैं जिसका कि इस्तेमाल यहां पे होता है और दोनों में ही बॉम्ब बने हुए हैं। इसको हम कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब, एटम बम, और इसको हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, या इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन, तो ये दोनों ही तरह के नाभिकीय अभिक्रियाओं से हमारा ये न्यूक्लियर वेपन बन सकता है और ऑलरेडी बना हुआ है। यहां पर अगर हम बात करें तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 240, प्लूटोनियम 239, ये सब इस्तेमाल होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन फिजन के लिए ये हमें चाहिए होता है हाईली एनरिच्ड फिजाइल मटेरियल, एक ऐसा फिजाइल मटेरियल जो काफी एनरिच्ड है। अब एनरिचमेंट का मतलब नहीं पूछना, कल हमारी बात एनरिचमेंट को लेके हो चुकी है, तो एनरिचमेंट का मतलब मत पूछिएगा, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा कि देखो अब एनरिचमेंट भूल गए आप। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जो नेचुरल ओर है, खासतौर पे यूरेनियम की, क्योंकि प्लूटोनियम तो ऐसे भी मैन मेड है, तो जो नेचुरल ओर है उसमें यूरेनियम 235 की क्वांटिटी बस 0.7% होती है। इसको कम से कम 20% के लेवल पे रेशियो में ले जाना है, एंड द हायर द बेटर, जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना बेहतर होगा। नॉर्मली वेपन के लिए हम 70% तक तो जरूर ले जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम या हाईली एनरिच्ड प्लूटोनियम। तो ये दो हमारे मेन फिजाइल मटेरियल हैं। यहां पे फ्यूजन की बात करते हैं तो फ्यूजन हाइड्रोजन आइसोटोप्स और हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स, पहला ड्यूटेरियम, दूसरा ट्रिटियम, इन दोनों को फ्यूज करके हीलियम का न्यूक्लियस बनता है और एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा। ये वही फ्यूजन रिएक्शन है जिसकी चर्चा हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के संदर्भ में भी की थी। उसी फ्यूजन रिएक्शन से अगर वो अनकंट्रोल्ड हो तो आप काफी डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब डेवलप कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए हट गया यहां से। डन, नाइस। डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल मतलब इसकी विनाशकारी क्षमता जो है, हियर वी आर। ये क्या मटेरियल होता है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन क्या बला होती है?
ज्योति न्यूक्लियर वेपन, स्वाति ज्योति, गलत जवाब। फोन अ फ्रेंड कर लीजिए और मुझे बताइए कि ये होता क्या है। आदेश कहते हैं पीडीएफ। बाबू पीडीएफ तो नहीं होता है, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। टीएनटी शॉर्ट करने के लिए बोला है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। वैभव चौहान एक्सप्लोजिव मटेरियल। हमें बताना है क्या सर? प्रतीक एक रिटन इनविटेशन प्रिंट करा के भेज रहे हैं इनविटेशन कि भाई प्रतीक ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन पर प्रकाश डालें। चलो, डायनामाइट अलग चीज होता है त्रिवेणी। ओके चलो 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 ठीक है। ये जो है ना टीएनटी, ये एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव है। औद्योगिक खनन ऐसे उद्देश्यों के लिए यूज होने वाला विस्फोटक है। काफी पावरफुल है, काफी पावरफुल है। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही पावरफुल होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल दें तो तकरीबन 100 किलोग्राम टीएनटी, तकरीबन 100 किलोग्राम टीएनटी एक, मान के चलो कि एक 20 मंजिला इमारत को गिराने के लिए ज्यादा है। आसपास की इमारतें भी खराब हो जाएंगी। 20 मंजिला इमारत, पहले तो एक बार इमेजिन कर लो कि 20 मंजिला इमारत की बात कर रहे हैं आप, राइट? तो वो 20 मंजिला इमारत को एकदम से धराशायी कर देगी। इतना ही नहीं, बल्कि आप मान के चलो कि ये जो हमारा ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है आसपास के बिल्डिंग को भी खराब कर देगा। अगर आप आसपास के बिल्डिंग को नहीं डैमेज करना चाहते हो और स्ट्रैटेजिकली प्लेस करना चाहते हो तो एक 20 मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए 10 किलोग्राम टीएनटी काफी होता है। 20 मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए 10 किलोग्राम टीएनटी बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के सापेक्ष इन कंपैरिजन हम बात करते हैं हमारे एटॉमिक बॉम्ब के विस्फोटक, एटॉमिक बॉम्ब के विनाशकारी क्षमता की। तो जब भी हम एक एटॉमिक बम की विनाशकारी क्षमता की बात करते हैं तो हम सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि ये कितने किलोग्राम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बराबर इसका एक्सप्लोजन था। कितनी किलोग्राम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बराबर इसका एक्सप्लोजन था। एक अंदाजा दे दिया है कि 20 मंजिला बिल्डिंग को एकदम सफाई से गिराने के लिए ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन 10 किलोग्राम की को लें, सही सही जगह पे उसके रॉड्स को आप लगाएं और एक साथ उसको एक्सप्लोड करें, वो पूरी बिल्डिंग क्रम्बल होकर के आ जाएगी। आज के डेट में दूसरे भी एक्सप्लोजिव हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम इसकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल की बात करते हैं तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के सापेक्ष ही हम बात करते हैं। अब होता क्या है कि जब एटम बम की बात की जाती है, मतलब कि जो फिजन पर बेस्ड है, ठीक है, तो सामान्यतः 2 किलो टन से 100 किलो टन तक का हो सकता है। किलो इज इक्वल टू 1000 और टन इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो जो बहुत छोटा एटॉमिक बॉम्ब है, जिसको दुनिया के सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब से भी कम शक्ति का ये एटॉमिक बॉम्ब होगा, ठीक है, दुनिया का जो सबसे पहला एटॉमिक बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, वो भी इससे ज्यादा बड़ा बम।
लेकिन अगर आप मान के चलो कि हम 2 किलो टन की कैपेसिटी वाले एटॉमिक बॉम्ब की ही बात करें, तो टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, एक टन मतलब 1000 किलोग्राम, और किलो का मतलब होता है 1000। तो जब आप 2 किलो टन की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं 2000 टन ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन की। 2000 टन, जबकि टन खुद से 1000 किलोग्राम है। तो आपको पता है कि आप कितने किलोग्राम की बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं 20 लाख किलोग्राम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन की, जबकि 10 किलोग्राम में आपका एक 20 मंजिला बिल्डिंग गिर जाएगा। अब थोड़ा अंदाजा चल रहा है कि एटम बॉम्ब जो सबसे कम कैपेसिटी का भी 2 किलो टन की भी बात करें, जब इंडिया ने 1974 के 18 मई को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब भी इंडिया ने 4 किलो टन के न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था। ठीक है, जबकि इंडिया उस समय तमाम लिमिटेशन से जूझ रहा था, तमाम कह लो कि आइसोलेशन से जूझ रहा था। बावजूद इसके इंडिया ने 4 किलो टन के न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोड किया था, बावजूद इसके। तो आप सोच सकते हो कि 2 किलो टन से बड़ा हर कोई बनाता है, और ये 2 किलो टन का मतलब होता है 20 लाख किलोग्राम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। जस्ट इमेजिन कि ये कितना ज्यादा विनाशकारी होगा। बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब की। हाइड्रोजन बम की क्षमता जो है वो सामान्यतः मेगाटन्स में व्यक्त की जाती है। और जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इसका मतलब है कि ये इतने मेगाटन ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बराबर है। 1 मेगाटन, तो मेगा इज 10 टू द पावर 6। तो 1 मेगाटन को थोड़ा सा हम लोग डिकोड करते हैं। मान लो 1 मेगाटन का एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। कितना बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब होगा ये? इतना बड़ा, एग्जैक्टली इतना बड़ा, लगभग 1 मीटर की लेंथ होगी और इतना मोटा होगा, बस इतना ही, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो 1 मीटर बड़ा और तकरीबन तकरीबन 75 सेंटीमीटर मोटा, इतना ही बड़ा बम होगा जो कि 1 मेगाटन ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बराबर डैमेज करेगा। 1 मेगाटन, 1 मेगा का मतलब है 10 लाख, और 10 लाख में टन का किलोग्राम जोड़ लो तो 1000, बनता है 100 करोड़। ठीक है, बनता है 100 करोड़। तो 100 करोड़ किलोग्राम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बराबर डिस्ट्रक्शन एक सबसे छोटा हाइड्रोजन बॉम्ब करेगा। इमेजिन, मतलब देख लो ना, 10 टू द पावर 6, यही हुआ ना, 10 लाख, 10, 100, 1000, 10 लाख, और इसमें आप फिर 1000 जोड़ दो टन का। अगर लग रहा है कि ये अतिशयोक्ति में बोल रहा था, एग्जैजरेशन बोल रहा था कि 100 करोड़ किलोग्राम, तो अब गिन लो आप। ठीक है, तो 10 लाख तो यही हो रहा था, इस जीरो के साथ करोड़ हो गया, इस जीरो के साथ 10 करोड़ हो गया, इस जीरो के साथ 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ किलोग्राम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के बराबर एक सबसे छोटा हाइड्रोजन बॉम्ब, और 50 मेगाटन। ठीक है, 50 मेगाटन, व्हाट डज इट मीन? 50 मेगाटन का मतलब होता है 5000 करोड़ किलोग्राम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। प्लस क्या है कि ये बहुत छोटे होंगे, ये बहुत छोटे होंगे, तो बैलिस्टिक मिसाइल से बहुत ज्यादा दूरी तक आप इनको सेंड कर सकते हैं। यही रीजन है कि नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा कंट्री भी
अमेरिका जैसे कंट्री को धमकाते रहता है कि आपके सारे बड़े शहर मेरे निशाने पर हैं, क्योंकि अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है और आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो हाइड्रोजन बम छोटा होता है, लाइट वेट होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 6000 से किलोमीटर के ऊपर ही जाएगी। तो आप मान के चलो कि अगर 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस वाला हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और वो एक छोटे हाइड्रोजन बॉम्ब को भी लेके जाता है, तो सही में अमेरिका का कोई भी शहर नॉर्थ कोरिया के निशाने पे हो सकता है। बस पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन तो क्रॉस करना है आपको, और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे आ गए आप। थोड़ी और डिस्टेंस क्रॉस कर लीजिए, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे आ गए, और ईस्ट और वेस्ट के बीच में पूरा अमेरिका है। तो ऐसे है, ये सच है कि पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका के निशाने पे है। ये पूरी तरह से सच है। नॉर्थ कोरिया की दहलीज पे साउथ कोरिया में अमेरिकन बेस है। तो नॉर्थ कोरिया तो बहुत करीब से साउथ कोरिया के बेस से अमेरिका की नजरों पे और अमेरिका के निशाने पे है। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। लेकिन आप समझ रहे हो कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आई हैव मेड माई पॉइंट। अब इसके बाद हम आते हैं बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन। विनाश का आधार। फर्स्ट, extremely high heat. Ground zero, लगभग 10 लाख सेंटीग्रेड ग्राउंड जीरो पे, जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है। अगर वो एरियल ब्लास्ट है, नॉर्मली एरियल ब्लास्ट कराया जाता है, ठीक है, तो लैंड हिट करने के पहले वो ब्लास्ट हो ताकि दूर तक शॉकवेव फैले। बस लैंड करने के थोड़ी देर पहले अमेरिका ने हिरोशिमा पे प्लेन से लैंड कराया था। लेकिन आज की डेट में अगर कोई कराएगा तो प्लेन से नहीं कराएगा, वो मिसाइल से कराएगा। लेकिन वो डिटोनेशन मिसाइल इसके पहले की जमीन को हिट करे तो उसके थोड़े ऊपर कराया जाएगा, ताकि शॉकवेव और हीट दोनों ही काफी तेजी से फैले। तो ग्राउंड जीरो पे 10 लाख सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर रहता है। इसके बाद अबाउट 10 माइल रेडियस, बताओ कौन क्या सरवाइव करेगा? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। रेडियस का मतलब है 10 मील के दायरे में, 20 मील के दायरे में। टेम्परेचर तो वही है, ग्राउंड जीरो जहां पर विस्फोट हुआ है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स। कितना स्ट्रॉन्ग? मान के चलो रिक्टर स्केल पे 8 के तीव्रता का एक अर्थक्वेक है। रिक्टर स्केल पे 8 की तीव्रता, जो बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। नेपाल का जो अर्थक्वेक था आज से कुछ साल पहले, जिसने पूरे नेपाल को तबाह कर दिया,
वो अर्थक्वेक भी 7.2 7.3 था। तो मान के चलो कि अर्थ के सरफेस से महज 50 किलोमीटर की डेप्थ पे, जो कि बहुत कम डेप्थ है, तो अर्थ के सरफेस से महज 50 किलोमीटर की डेप्थ पे अगर 8 रिक्टर स्केल का कोई अर्थक्वेक होता है, फिर उसको इमेजिन करो कि उसकी इंटेंसिटी को आप 1000 टाइम बढ़ा दो। अर्थ के सरफेस से बस 50 किलोमीटर की डेप्थ पे, क्योंकि हो सकता है कि अर्थक्वेक ज्यादा इंटेंस रहा हो, लेकिन अगर वो बहुत डीप होता है तो सरफेस पे उसका इंपैक्ट कम हो जाता है। लेकिन शैलो अर्थक्वेक लो 50 किलोमीटर की डेप्थ पे और 8 रिक्टर स्केल पे ले जाओ और सोचो कि उससे ज्यादा 1000 टाइम की इंटेंसिटी अगर हो जाए तो क्या होगा। तो ये है शॉक वेव, और ये सब बात हो रही है 5 किलो टन के एटम बम के फटने से। 5 किलो टन के एटम बम के फटने से ये सारी चीजें हो रही हैं। करेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग शॉक वेव। इसके बाद इंटेंस, इसको हम गामा कहते हैं, गामा रेज। फोर्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का रिलीज, रेडियोधर्मी सब्सटेंसेस का रिलीज। राइट। तो ये 4 चीजें हैं। एक्सट्रीमली हाई हीट, इस दायरे में जितने लोग होंगे उनकी हाई हीट से झुलस जाने से मौत हो जाएगी। शॉक वेव से बिल्डिंग्स गिर जाएंगे, पेड़ उखड़ जाएंगे, हीट से पेड़ों में आग लग जाती है, बिल्डिंग्स में आग लग जाती है वगैरह। इंटेंस गामा रेज से लोग झुलस जाते हैं, उनके बॉडी के अंदर के सिस्टम्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है। तो वो हो गया, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पूरे के पूरे एनवायरमेंट को कंटामिनेट कर देता है काफी लंबे वक्त तक। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फॉलआउट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियर फॉलआउट का मतलब क्या है, तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद जो रेडियोधर्मी पदार्थ आसपास के एरिया में फैल जाते हैं, वो है न्यूक्लियर फॉलआउट। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। किसी वर्ड की अगर हिंदी नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो ये है इसके बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन में, एक बार देख लू। डन। चल, अब हम आ जाते हैं एक माइल क्या होता है। 8 बजा 5 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, 2 किलोमीटर से कम, 1.6 किलोमीटर। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, है ना। तो अब इसको कन्वर्ट कर लो आप। अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे। टाइप्स की बातें तो हो ही गई हैं काफी, लेकिन कुछ और चीजें जानने की हैं, वो देख लेते हैं। टाइप्स, 2 टाइप्स। सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब, जिसको हम कहते हैं परमाणु बम। ये होता है फिजन के आधार पे, और इसमें यूज होता है एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम।
किलोटन की विस्फोटक क्षमता। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड in terms of kilotons. Use first and last during World War II. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज हुआ था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा। ये बम था यूरेनियम बेस्ड और इस बम का नाम दिया गया था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 नागासाकी, ये था प्लूटोनियम बेस्ड, इसका नाम था फैट बॉय। ये बम का कोड नेम था, ठीक है। और ये अमेरिका के प्रोजेक्ट मैनहट्टन के तहत डेवलप हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। आप में से कुछ लोगों ने ओपेनहाइमर फिल्म भी देखी होगी, तो पूरी प्रोजेक्ट मैनहट्टन की कहानी ओपेनहाइमर फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन एग्जाम के लिए वो सब जानना जरूरी नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनहट्टन अमेरिका का प्रोजेक्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये खबर मिली थी कि जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में ऑलरेडी अपने साइंटिस्ट को इकट्ठा करके और एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, और अगर वो बना लिया तो वो इनविंसिबल हो जाएगा, फिर जर्मनी पे कोई भी विजय नहीं पा सकेगा। और उसके बाद अमेरिका ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में फंडिंग वगैरह की, और ये अमेरिका की किस्मत भी थी, और ठीक है साइंटिस्ट भी उस लेवल पे थे कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन को सफल बनाया। जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था वो लॉस एलमोस के डेजर्ट में हुआ था, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को ये खबर दी गई कि अब हम इसको यूज करने के लिए रेडी हैं। और एक ऐसा मोड़ आता है कि जब अमेरिका ने एक्चुअली इसको यूज किया, ठीक है। तो ये है हमारा एटम बम या परमाणु बम, ठीक है। इसके बारे में इतना जानना काफी है हमारे लिए। और दूसरा है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बम। और आप में से एक बच्चे ने पूछा है कि इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, मैं बताने जा रहा हूं। तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं थर्मोन्यूक्लियर वेपन का भी, या हाइड्रोजन बम, राइट। तो ये है फ्यूजन के आधार पर। पहला। दूसरा है मेगाटन में इसकी क्षमता होती है। तीसरा है ड्यूटेरियम प्लस ट्रीटियम जो है इसके फ्यूल हैं। और ये डेवलप किया जा चुका है, इंडिया ने भी किया हुआ है। विकसित है पर कभी भी यूज नहीं हुआ, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट ये यूज नहीं हुआ।
और वर्ल्ड के जितने न्यूक्लियर पावर कैपेबल देश हैं उसमें से मोर और लेस ये उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान और इजराइल को छोड़ करके सबके पास हाइड्रोजन बम है। शायद इजराइल के पास भी होगा, इजराइल खुल के बात नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, इन सब के पास हाइड्रोजन बम भी है, एटॉमिक बम भी है। इंडिया ने अपने हाइड्रोजन बम का परीक्षण 1998 में किया, तो इंडिया के पास भी है। नॉर्थ कोरिया हाइड्रोजन बम दिखा करके अमेरिका को धमकाते रहता है, तो पक्के तौर पे उनके पास भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब 1998 में टेस्ट किया था, हमारे पोखरण टेस्ट के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने किया था, तो उस समय पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया था। इजराइल ने कभी भी खुल करके बोला नहीं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है या नहीं है। इजराइल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसने कभी खुल के अपने एटम बॉम्ब के होने की भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सबको पता है कि मिडिल ईस्ट एरिया में सिर्फ इजराइल ही है जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है। खुद का डेवलप किया है या अमेरिका के सौजन्य से मिला है, वो एक अलग कहानी है। वी आर नॉट सपोज टू गो इनटू द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये चीज है हमारे दो तरह के बम बम की। ठीक है, अब हम आते हैं कि हाइड्रोजन बम का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है। पहले आप ये देख लीजिए, दो प्रकार हो गए। चलो, हाइड्रोजन बॉम्ब का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। स्टेप 1 है एक छोटे फिजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियर फिजन की व्यवस्था होती है और तब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये अगर एक हाइड्रोजन बॉम्ब है हमारा, तो ये वाला पार्ट जो है ये है हमारा फ्यूजन चैम्बर, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा फिजन चैम्बर। तो सबसे पहला एक छोटे फिजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है। छोटे फिजन बॉम्ब के एक्सप्लोजन से तकरीबन 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डेवलप होता है और उससे हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2 है हाई टेम्परेचर पर फ्यूजन रिएक्शन, जो कि होगा फ्यूजन रिएक्शन ये वाला रिएक्शन। और इस रिएक्शन की वजह से होगा हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन। ऑलराइट,
अब क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन बम का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? सर, हाइड्रोजन बम को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और बम को कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहते हैं कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो, तो इसलिए किसी भी बम को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एक ही लेवल पे होता है कि उस बम का यूज किया जाए या नहीं किया जाए। जब आपने डिटोनेट कर दिया तो आप उसको कंट्रोल नहीं करते। ये एक बहुत शानदार आया। कुमार अजय कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम का ट्राई हम अपने विलेज में करेंगे। पहले बना तो लीजिए। जी, बनाना आसान है, दिवाली में बना लीजिएगा। दिवाली में 2-3 दिन की छुट्टी भी रहेगी, तो बना लीजिएगा। विलेज में मत ट्राई कीजिएगा, कहीं दूर चले जाइएगा, है ना। बनाना तो आपके लिए बहुत आसान है। चल, ये एक प्रिंसिपल लिख लो। और ये प्रिंसिपल क्या है? एनी न्यूक्लियर वेपन is based on uncontrolled chain reaction। ठीक है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड का मतलब है अनियंत्रित। तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन, कोई भी परमाणु अस्त्र आधारित है किस चीज पे? ये किसने फोन कर दिया? लोग फोन भी कर देते हैं मुझे क्लास के बीच में, और मैं भी साइलेंट करना भूल ही गया था। कोई भी परमाणु अस्त्र जो है वो आधारित है किस चीज पर? अनियंत्रित चेन रिएक्शन पे, जिसकी बात शुरू में हो चुकी है। सर, हिंदी भी लिखिए। राजकुमारी लिख दिया, अब इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा हम लिखेंगे तो तुम ही बोलोगे कि सर हमको क्या समझे हैं, हमसे इतनी भी हिंदी नहीं होगी क्या? चलो, मैं देख रहा हूं कुछ मैसेज वगैरह नहीं। डन, क्लियर, बहुत खूब। अब हम लोग थोड़ा सा रेडियोलॉजिकल वेपन के बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेंगे, ठीक है। यहां पे हम बोल के लिखवाएंगे, ठीक है। इन्हीं को हम डर्टी बॉम्ब कहते हैं। गूगल ट्रांसलेट कीजिएगा तो वो बताएगा गंदे बम। गंदे बम जैसी कोई बात नहीं होती है, इनको हम कहते हैं दूषित बम, ठीक है। तो डर्टी बॉम्ब क्या होते हैं? डर्टी बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से नहीं होता। ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव होते हैं, मोस्टली आरडीएक्स होता है। आरडीएक्स का मतलब होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। काफी कम मात्रा में, काफी कम क्वांटिटी में काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है। उतनी नहीं कि जितनी की न्यूक्लियर की होती है, लेकिन रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव जो है वो मॉडर्न जनरेशन के एक्सप्लोजिव हैं। अनफॉर्चुनेटली एक वक्त था कि जब टेररिस्ट भी आरडीएक्स का ही इस्तेमाल करते थे। जो मुंबई के ब्लास्ट हुए थे 1993 में, तो वो आरडीएक्स के ही इस्तेमाल से हुए थे।
दिल्ली में भी बहुत सारे छोटे बड़े आतंकी हमले हुए हैं बॉम्बिंग के, तो वहां भी आरडीएक्स ही यूज हुआ करता था। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि ये जो बॉम्ब होते हैं हमारे रेडियोलॉजिकल वेपन जो होते हैं, इनका जो एक्सप्लोजन होता है वो न्यूक्लियर अभिक्रियाओं से नहीं होता है। इनका एक्सप्लोजन होता है एक कन्वेंशनल, एक परंपरागत विस्फोटक से, मोस्टली आरडीएक्स के जरिए। लेकिन इनके विस्फोट के बाद जो आसपास के एरिया में जो चीजें फैलती हैं, तो नॉर्मली उनमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। तो यहां पे कन्वेंशनल विस्फोटकों के साथ रेडियोधर्मी पदार्थों को मिला दिया जाता है। जैसे कि कोबाल्ट के कुछ रेडियो आइसोटोप हैं, उनको मिला दिया जाता है। सीजियम के कुछ आइसोटोप हैं, सीजियम 137 है, उसको मिला दिया जाता है। कोबाल्ट 60 को मिला दिया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है उसको मिला दिया जाता है, सो दैट कि जब एक्सप्लोजन हो तो आसपास के इलाकों में ये सारी चीजें फैल जाएं, ये रेडियोधर्मी पदार्थ फैल जाएं। दो तीन चीजें होती हैं। पहला कि उस जगह की हवा, उस जगह की मिट्टी और अगर वाटर बॉडी वगैरह है तो वो दूषित हो जाती है। और हवा, मिट्टी और वाटर बॉडी दूषित हो जाए, ये रेडियोधर्मी पदार्थ आपके फूड चेन में पहुंच जाएगा, लास्टली आपके बॉडी में भी पहुंच जाएगा, डैमेज करेगा। दूसरा एक बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि लोग उस जगह से डर जाते हैं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी फैल गई है। कितनी फैली है कोई नहीं बता सकता, हम कितने एक्सपोज हैं किसी को नहीं पता। लोग उस जगह को छोड़ वोड़ के जाने लगते हैं। ऐसे बॉम्ब दुनिया के जितने ऐसे कंट्री हैं जो गैर जिम्मेदार मिलिट्री को रखते हैं, उनके पास जरूर है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसे बम का कोई भी इस्तेमाल किया नहीं गया। नॉन स्टेट एक्टर्स के पास भी ऐसे बम के होने की पूरी संभावना है, जैसे हमास, जिसके खिलाफ अभी इजराइल ने मुहिम छेड़ रखी है, लेबनान में हिजबुल्ला। तो इस तरह के भी जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, मतलब कि गवर्नमेंट आर्मी नहीं है लेकिन उनके पास भी पूरा आर्म्स एंड आर्सेनल है। डर है कि ऐसे बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर के पास ये डर्टी वेपन हो सकते हैं, क्योंकि डर्टी वेपन के लिए जो आइसोटोप्स चाहिए वो आपको एक्सरे क्लिनिक से मिल जाएंगे। वो आपको, अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट के वेस्ट डिस्पोजल में कोई व्यक्ति आपका सहयोग कर दे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो फ्यूल है, जो वेस्ट है लेकिन अभी भी उसमें रेडियो एक्टिविटी है, वो आपको सप्लाई कर देगा और उसका इस्तेमाल आप करके रेडियोलॉजिकल वेपन बना सकते हैं। पहले हम हिंदी में डिस्क्राइब करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में बोलेंगे, आप लिखेंगे। हिंदी में पहले लिखना शुरू कीजिए। इन बमों की विस्फोटक क्षमता, या ऐसे लिखिए, इन बमों का विस्फोट, इन बमों का विस्फोट नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण नहीं होता। इन बमों का विस्फोट नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण नहीं होता। इनमें इस्तेमाल किया गया विस्फोटक सामान्यतः आरडीएक्स होता है। इनमें इस्तेमाल किया गया विस्फोटक सामान्यतः आरडीएक्स होता है, या कोई और परंपरागत विस्फोटक, या कोई और परंपरागत विस्फोटक। लेकिन इन बमों में रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाए गए होते हैं। लेकिन इन बमों में रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाए गए होते हैं, जैसे सीजियम 137, कोबाल्ट 60, या न्यूक्लियर प्लांट का वेस्ट यूरेनियम या प्लूटोनियम। इस कारण से इन बमों के विस्फोट से, इस कारण से
इन बमों के विस्फोट से आसपास के क्षेत्र में, इस कारण से इन बमों के विस्फोट से आसपास के क्षेत्र में रेडियोधर्मिता फैल जाती है। आसपास के क्षेत्रों में रेडियोधर्मिता फैल जाती है। राइट, अब इंग्लिश में लिखिए। These weapons use conventional explosives. These weapons use conventional explosives such as RDX, such as RDX. Full stop. However, explosives are mixed with radioactive substances. However, explosives are mixed with radioactive substances such as cesium-137, such as cesium-137, cobalt-60, cobalt-60 और स्पेंट यूरेनियम और स्पेंट यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. Explosion of such weapons releases radioactive material. Explosion of such weapon releases radioactive weapons in nearby area. Radioactive materials in nearby areas. Done. चलो, अब देखो, हमने कर लिया ये वाला टॉपिक, हमने कर लिया ये वाला टॉपिक। जब हिरोशिमा की बात हो गई, नागासाकी की बात हो गई, और जब बात हो गई अमेरिका के प्रोजेक्ट मैनहट्टन की, तो उतना ही इतिहास हमें पता होना चाहिए था। हमने कर लिया इसके टाइप और इसकी टेक्नोलॉजी में भी कि इसकी विस्फोटक क्षमता कितनी होती है, बेस क्या है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं ये तीन चीजों पे। इन तीन चीजों पे लिखना नहीं है लेकिन समझना है, ठीक है। और इसके बाद क्लास के बाद एक पीडीएफ देंगे। ये तीन चीजों पे कोई पीडीएफ नहीं है, आपने जो लिख लिया वो फाइनल है, राइट। लेकिन इन तीन चीजों पे एक पीडीएफ अभी क्लास के बाद मिलेगी जो कि आप पढ़ लेंगे। तो 3 पेज का ही है, इस पर एक पेज, इस पर एक पेज, इस पर एक पेज, बस उतना ही है और वो आपका कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। तो अब थोड़ा पेन को विराम दीजिए, कान से काम लीजिए और आंखों से मुझे देखते रहिए। ओके, चलो अब हम आते हैं सबसे पहले भारत के परमाणु परीक्षण, इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट्स, कहां देखेंगे? पीडीएफ में, राइट। क्या है अब थोड़ा समझते हैं। इसकी एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट भी है। हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया वर्ल्ड के उन चंद कंट्रीज में से रहा कि इंडिपेंडेंस के साथ ही इंडिया को अपने पड़ोसियों से लड़ाई लड़नी पड़ी। अभी अभी हम 200 साल के कॉलोनियल रूल से आजाद हुए थे। बड़ी मुश्किल से हम अपनी पॉलिटी को, हम अपनी इकोनॉमी को
एक शेप देने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से, इसलिए क्योंकि पॉलिटी को शेप देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। अभी अभी हमने स्टेट्स को जोड़ा था और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते वक्त बहुत सारी चीजों पर डिबेट होनी थी। तो ये पॉलिटिकली एक ऐसा वक्त था कि जब हम एक नेशन स्टेट के रूप में फॉर्म हो रहे थे। इकोनॉमिकली 200 साल हमने एक्सप्लॉइटेशन झेला और माना जाता है कि कम से कम हमने इस दौरान $100 ट्रिलियन ब्रिटेन के हाथों गंवाए हैं। $100 ट्रिलियन, कल्पना करके देखो, शायद ज्यादा, उससे कम नहीं, राइट। अब हम अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान 1947 में ही सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में एग्रेशन किया। पाकिस्तान कहता है कि हमारी सेना ने एग्रेशन नहीं किया, कबायलीज ने एग्रेशन किया। 1947, 1948 तक चला और कश्मीर विवाद जो पैदा हुआ पाकिस्तान के ऑक्यूपाई करने की वजह से वो आज भी चल रहा है, राइट। आज भी पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा है। उसके बाद कह लो कि 1950 का दशक जो है थोड़ा सा शांत रहा, लेकिन 1960 का दशक जैसे ही शुरू होता है तो हम देखते क्या है कि 1962 में चाइना हम पर अटैक कर देता है। 1965 में फिर से पाकिस्तान हम पर अटैक करता है। 1971 में हम फिर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की लड़ाई लड़ते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा 1960 का दशक युद्ध लड़ते हुए बीता और युद्ध के दौरान हमने दो चीजें समझी कि जब चीन ने हम पर अटैक किया था तो अमेरिका इन अ वे तटस्थ रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो इंडिया का साथ दे, लेकिन खुल करके अमेरिका ने साथ नहीं दिया। जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के साथ उसकी सिंपैथीज कहीं ज्यादा थी। जब 1971 का भी वॉर हुआ तो इनिशियली अमेरिका की सिंपैथी पाकिस्तान के साथ ज्यादा थी। कुल मिलाकर के इंडिया के सामने ये बहुत क्लियर था कि हमारे दो नेबर, चाइना जो कि साइज में बड़ा था और तब तक ये एस्टेब्लिश हो गया था कि चाइनीज आर्मी भी हमारी आर्मी से बड़ी है और थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, उसकी आर्मी हमसे छोटी है लेकिन उसको लड़ाई लड़ने में कोई परहेज नहीं है क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, अपने लोगों के वेलबींग से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग भी बहुत परेशान करते हैं। इंडिया के सामने उसके विकल्प साफ थे कि अगर हमें चाइना जैसे बड़े मिलिट्री शक्ति के सामने टिके रहना है तो हमारे पास अपने न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। और तब तक इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो हमें भी पता था कि न्यूक्लियर फिजन कैसे होती है, कंट्रोल करना अगर आप सीख गए तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को सीखने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। और अमेरिका का जो न्यूक्लियर वेपन था वो अमेरिका ने टेस्ट करके दुनिया को दिखाई दिया था कि वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है वगैरह। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट की अनुमति 1972 में, तब इंदिरा गांधी पीएम थी, तो इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश के वॉर के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ी थी। तो उनके पास एक पॉलिटिकल मैंडेट था जिसकी वजह से वो इस तरह का बोल्ड डिसीजन ले सकती थी। विपक्षी दलों का भी समर्थन था। तो उन्होंने 1972 में ये तय किया कि हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेंगे और 2 साल के अंदर पोखरण में एक कोड नेम के साथ, स्माइलिंग बुद्धा, उस कोड नेम के साथ एक न्यूक्लियर वेपन इंडिया ने टेस्ट किया। तकरीबन 4 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन इंडिया ने पोखरण रेंज में टेस्ट किया, आबादी से दूर, अंडरग्राउंड वगैरह। ये टेस्ट सफल रहा। ये मामूली बात नहीं है कि हमारा पहला ही न्यूक्लियर टेस्ट जो कि पूरी तरह से इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तब तक परमाणु और प्रसार संधि भी लागू हो चुकी थी, 1970 में ही लागू हो गई थी। तो जो परमाणु अस्त्रों से संपन्न देश थे वो कहीं भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होने वाले थे। ऑल्दो उस वक्त सोवियत रूस के साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे थे, बावजूद इसके वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में अपनी कमिटमेंट से बंधा हुआ था और उस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की कमिटमेंट को वो तोड़ नहीं सकता था। इसलिए खुद हमने डेवलप किया और हमारा जो पहला टेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद इंडिया पर काफी इंटरनेशनल प्रेशर हुआ कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बंद कर दीजिए और आप
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि के हिस्सा बन जाइए। इंडिया ने हमेशा ही कहा कि ये एक भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है और इंडिया कभी भी इस पर सिग्नेचर नहीं करेगा। तो इंडिया उस पूरे इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त करता रहा और इस तरह से हमारा पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ और टेक्निकली हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गए। हालांकि ऑफिशियली इंडिया को कभी इसकी रिकॉग्निशन नहीं मिली कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। क्यों नहीं मिली, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का ऑफिशियल दर्जा नहीं मिला, लेकिन टेक्निकली अब हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। 1974 के बीते हुए बहुत लंबा वक्त हो गया था। उसके बाद आता है हमारा 1998। 1998 आते आते दुनिया का परिदृश्य काफी बदल गया था। चाइना टेरिटरी को लेकर के काफी अब एग्रेसिव हो रहा था और अमेरिका भी तब तक पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ अलाइन। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जो मोह भंग हुआ वो 9/11 2001 के बाद हुआ है। तो इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन को मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी, जो कि इंडियन डिफेंस साइंटिस्ट इसको मॉडर्नाइज भी करते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम ये प्रोग्राम को बंद कर दिए थे 1974 के टेस्ट के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे साइंटिस्ट भी इसको मॉडर्नाइज तो करते जा रहे थे, लेकिन टेस्ट करना जरूरी था। उसके बाद वाजपेयी जी के पास ये प्रपोजल आता है। ऐसा माना जाता है कि वाजपेयी जी के पहले भी दूसरे प्रधानमंत्री को यह प्रपोजल दिया गया था, लेकिन वो अल्पमत की सरकार थी और शायद पॉलिटिकल रिपरकशंस की वजह से या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उस सरकार ने इसकी अनुमति दी नहीं थी। तो वाजपेयी जी के पास ये प्रपोजल आया और वाजपेयी जी रेडी हो गए कि हाँ, हम ये टेस्ट करेंगे। और 11 मई नहीं 11 मई 1998 को इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया। पूरी दुनिया में लोग एकदम शॉक कि देखो, एक तो इंडिया को ऑफिशियली हमने न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना नहीं है। 1974 से इंडिया ने कोई टेस्ट नहीं किया था। हमें लगा कि इंडिया को हमारी बात समझ में आ गई है और अब देखो कि फिर से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर लिया 11 मई 1998। जो हमारा पहला वाला था वो 18 मई 1974 को था। अब उसके बाद कहानी सुनो। उसके बाद कहानी ये कि इंडिया ने 2 दिन के बाद, अभी तो 12 मई को इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म ही चल रहा है भयंकर वाला कि हम इंडिया पे ये प्रतिबंध लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करार तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे वगैरह वगैरह। इंडिया ने फिर 13 मई 2018 को 1998 को 13 मई 1998 को, मतलब 2 दिन के बाद 2 और न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया। उसके बाद इंडिया ने ऑफिशियली इस बात की घोषणा की कि भाई अब टेस्ट हो गया, इतना ही टेस्ट करना था और हमने वो सारे टेक्नोलॉजी टेस्ट कर लिए, जिसकी वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि अब हमें आगे कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हम जिम्मेदार हैं। बहुत जल्दी परमाणु अस्त्रों को लेकर के हम एक नेशनल डॉक्ट्रिन भी लेकर के आने वाले हैं, लेकिन हम जिम्मेदार हैं। हम परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को लेकर के कैजुअल हैं। इंडिया पे खूब सारे सैंक्शंस लगे, प्रतिबंध लगे, बहुत सारे डिफेंस ट्रीटीज जो थी वेस्टर्न नेशन के साथ, वो डिफेंस ट्रीटीज हमारी ब्रेक हो गई। फ्रांस के साथ ब्रेक हुआ, अमेरिका के साथ ब्रेक हुआ, ब्रिटेन के साथ ब्रेक हुआ, रशिया भी इन कंट्रीज के दबाव में आकर के बहुत सारी ट्रीटीज से अपने आप को पीछे खींचने लगा वगैरह वगैरह। तो ये स्टोरी रही हमारी इनके साथ, न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि हमें पोखरण 2 करने की जरूरत क्यों पड़ी जब हमने पोखरण 1 किया था। 2 रीजन है। पोखरण 1 में हमने एक ही न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया था, जबकि न्यूक्लियर वेपन के कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, कई सारे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो उन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के लिए उनकी टेस्टिंग जरूरी है। तो सबसे पहली बात क्या है कि पोखरण 1 में 1974 में हमने एक ही वेपन टेस्ट किया था। आज हमें और भी वेपन टेस्ट करने की जरूरत थी, जिन सबका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अलग अलग है। दूसरा,
वो वाला जो वेपन था वो बस 4 किलोटन का था, हमें हाई कैपेसिटी यील्ड वाले वेपन को भी टेस्ट करने की जरूरत थी। और तीसरा कि हमने 1974 वाले में हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट नहीं किया था, बनाया ही नहीं था, तो टेस्ट कैसे करते। अब हमें हाइड्रोजन बॉम्ब को भी टेस्ट करने की जरूरत थी, तो इस वजह से हमने टेस्ट किया। इंडिया पे सैंक्शन लगे, इंडिया ने उन सैंक्शंस को बहुत बखूबी डील किया, और कहीं भी मुझे लगता है कि इंडिया को उन सैंक्शन से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई। और फिर 2003 में, 5 साल के बाद, ठीक है, 2003 में इंडिया अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेकर आता है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल रहा है अभी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो फिर इंडिया 2003 में एग्जैक्टली 5 साल के बाद अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेकर आता है। डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत। तो परमाणु अस्त्रों को लेकर के इंडिया का क्या सिद्धांत है, इंडिया ने उसको ऑफिशियली जारी किया। तो इंडिया ने कुछ बातें कही जिससे कि वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने क्लियर हुआ कि इंडिया का अपने न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, उसके यूज को लेकर के क्या नजरिया है, क्या आउटलुक है। पहले देखते हैं, इंडिया ने कहा कि हम नो फर्स्ट यूज में यकीन करेंगे। नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि हम किसी पर पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रहेगी। हम किसी भी वॉर में डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, इंडिया ने कहा कि हम यूज करेंगे अगर इंडिया पर कोई परमाणु हमला करता है तो, या फिर कोई केमिकल वेपन से हमला करता है तो, या फिर कोई बायोलॉजिकल वेपन से हमला करता है। परमाणु अस्त्र से हमला करेगा तब, बायोलॉजिकल वेपन से हमला करेगा तब, और रासायनिक वेपन, केमिकल वेपन से हमला करेगा तब। इन तीनों सूरतों में इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। वी विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज, बट अगर इन तीनों में से कोई एक इंडिया के खिलाफ होता है तो इंडिया विल नॉट हेजिटेट इन यूजिंग, इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगा। तीसरी बात, इंडिया ने कहा कि जब इंडिया इस्तेमाल करेगा तो हमारा एकमात्र ऑब्जेक्टिव होगा टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डैमेज, कि हम आप पर इतना डैमेज करेंगे कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर इंडिया पर 4 किलोटन का बम इस्तेमाल किया है तो इंडिया 1 मेगाटन का इस्तेमाल ना कर ले हाइड्रोजन बम का, करेंगे। जब पहल आपने कर दी तो उसके बाद फिर हम कोई बाउंड्री, कोई सीमा हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम आप पर अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डैमेज इन्फ्लिक्ट करेंगे, ये आप समझ के रखिएगा। उसके बाद इंडिया ने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन किसी को नहीं देंगे, हम अपने न्यूक्लियर वेपन से नॉन न्यूक्लियर स्टेट पर कभी हमला नहीं करेंगे। और जाहिर है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट आप पर भी न्यूक्लियर वेपन का हमला नहीं करेगा, लेकिन जो न्यूक्लियर स्टेट है अगर उसने हमला कर दिया तो आप उस पर करेंगे। तो इंडिया ने कहा कि अगर नो फर्स्ट यूज है तो हम ये वेपन रखे क्यों हैं। तो इंडिया ने उस पर भी अपनी राय जाहिर की है। इंडिया ने कहा है कि हमारा जो नजरिया है न्यूक्लियर वेपन को लेकर वो है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस को स्थापित करना। मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस का मतलब होता है कि आपके हमले का जवाब देने के लिए, आपके हमले का जवाब देने के लिए और आपको यह बताने के लिए कि अगर आप हमला करेंगे तो हम आप पर पलटवार करेंगे, उस पर्पस के लिए हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। तो हमारे पास जितने न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के लिए, न्यूनतम प्रमाणिक प्रतिरोधक क्षमता। कि प्रमाणिक प्रतिरोधक क्षमता, ऐसा नहीं हो सकता कि चीन के पास 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और हमारे पास 10 हैं, तो जाहिर है कि उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो हमारे पास उतने होने चाहिए कि चीन को भी ये डर रहे कि अगर गलती से भी इंडिया की तरफ हमने कुछ ऐसा सोचा तो इंडिया भी हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, उसके पास भी उतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड बस हमने ऐसे ही लॉकर में बंद कर रखा है? बिल्कुल नहीं, मिसाइल्स पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है। हमारे भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिसाइल पे डिप्लॉयड हैं कि जरूरत पड़ने पर बस उनको लॉन्च करने की इजाजत दी जाएगी। और यहां पर सवाल उठता है, इजाजत कौन देगा? और ये डिसाइड हुआ इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस में, इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में,
कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने की इजाजत जब देगी तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप देगी। इन अदर वर्ड्स, एक सिक्योरिटी कमिटी होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, और प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी के सलाहकार होंगे जिसमें रक्षा मंत्री होंगे डेफिनेटली, उसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के सलाहकार होंगे, विदेश मंत्री होंगे। तो इनकी कमिटी ये कॉल लेगी, लेकिन अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होगा कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे या ना करे, और करे तो कितने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा वगैरह। तो ये है इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। उसके अलावा आम बातें हैं कि हम परमाणु निशस्त्रीकरण का सपोर्ट करते हैं, हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम मिल करके काम करें कि वर्ल्ड कम्युनिटी जो है सो परमाणु निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। आज थोड़ा सा समय कम रह गया, तो अभी एनपीटी पे नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर वो जल्दीबाजी में हमें एनपीटी करना पड़ेगा। अभी 10 मिनट में आप लोगों की दूसरी क्लास होगी, तो ये क्लास हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, लेकिन एनपीटी का भी आपको आज ही नोट्स देंगे ताकि कल पहले 15 मिनट में हम उसको डिस्कस करके फिर इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम पर आ जाएंगे और उसके अलावा नेवल एसेट्स वगैरह पर आ जाएंगे। तो आज बस इतना ही। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। कल मिलते हैं अब हम लोग। गुड बाय।